समस्याएं वो विलोपित हो जाएंगी और सत्ता का ताज भी आम आदमी के पास पहुंच जाएगा। गांव की मेरिट लिस्ट में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाला गांव का सरपंच बनेगा। मोहल्ले में सबसे अधिक जोड़ने वाला पार्षद, शहर में सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला मेयर, जिले में सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश में सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला मुख्यमंत्री, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मुख्य मंत्री और 70 से 402 के बीच में आने पर वो विधायक बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, दूसरे और तीसरे स्तर पर आने वाला उप प्रधानमंत्री, 82 में आने वाला केंद्रीय मंत्री और 543 में आने वाला सांसद बनेगा। एक अद्भुत भारत जमीन पर उतरना संभव होगा। क्राइम फ्री भारत ने ऐसे 3 मॉडल डेवलप किए हैं कि भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था में भारी बदलाव आएगा और भारत सरकार का खर्च घटके 1/4 हो जाएगा। हर शासकीय सेवक को आज जो वेतन पा रहा है उसे मासिक वेतन की जगह रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, लेकिन आज जो वेतन पा रहा है उसका दुगना उसे गारंटेड है। तो प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, पुलिस व्यवस्था बदलेगी। एक बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर वो आपके घर पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। नियम कानून में परिवर्तन किए जाकर 5 परजरी के जघन्य अपराध बनाए जाएंगे, जिसमें झूठी एफआईआर दर्ज करना परजरी का जघन्य अपराध होगा। जहां पर झूठी गवाही देना परजरी का जघन्य अपराध होगा। पुलिस के द्वारा एफआईआर को तारीफ करके अपने मन से कपोल कल्पित झूठे कथन लिख लिए जाते हैं, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे। ठीक ढंग से विवेचना ना करके दोषियों को बाहर निकालना और निर्दोषों को अंदर करने वाली जो घृणित कार्रवाई आज हो रही है वो परजरी का जघन्य अपराध होगा। वकीलों के द्वारा और महंगे वकीलों के द्वारा झूठी जरह करके निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित करना परजरी का जघन्य अपराध होगा, जिसमें संपत्ति जब्त होने से लेके नौकरी और लाइसेंस दोनों के निरस्त होने के प्रावधान होंगे और उन्हें करने वाला डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 45 दिन में जेल में सड़ेगा। हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं होगा, पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार होगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, वो शिक्षा लॉर्ड मैकाले की नहीं होगी, वो शिक्षा आपके पोटेंशियल के रियलाइज करने वाली होगी। भोजन का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार होगा। एक ऐसा जैविक संसार का अधिकार होगा जिसमें सभी हानिकारक केमिकल विलुप्त हो जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। इसे किसी अन्य देश से इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। सभी हानिकारक केमिकल्स विलुप्त हो जाएंगे, जिससे हमारी जो अर्थ है वो पुनः जो है जीवित हो जाएगी। पानी पुनः जीवित हो जाएगा। 10 फीट गहरी खाइयों का नेटवर्क तैयार होगा, जिससे पानी का स्तर फिर से 9 फीट पर आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना होगी। सवाल उठता है, ये सब मिल जाएगा, आपको क्या करना होगा? आपको
केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है और प्रत्येक रविवार को दोहराना है। यदि हम इसे कर पाए तो संकल्प शक्ति से ये चीजें जमीन पर अवतरित हो जाएंगी। एक ऐप के माध्यम से जुड़ना है। ये ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। गांव की मेरिट लिस्ट, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, जिले की मेरिट लिस्ट, राज्य की मेरिट लिस्ट और राष्ट्र की मेरिट लिस्ट। इसी लिस्ट में अव्वल स्थान पाने वाले सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद इसी लिस्ट से अपने आप उभर के आएंगे। उन्हें कोई नामित नहीं कर पाएगा। इसमें एक संशोधन किया जाएगा जिसको बिजनेस रूल अमेंडमेंट कहते हैं। बिजनेस रूल अमेंडमेंट के कारण कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी चीज विचारण के लिए विधानसभा या पार्लियामेंट में सीधे नहीं ला पाएंगे। उसे 4 चरणों में पहले रिवीजन में जाना पड़ेगा, पुनरीक्षण में जाना पड़ेगा और वो 4 चरण है। पहला चरण होगा ऐसे लोगों का इम्पेलमेंट होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। ऐसे लोगों को कि पैनल को टास्क फोर्स कहा जाएगा। तो जो भी मॉडल्स टेक्नोलॉजी देश में लागू की जाना है वो सबसे पहले 15 दिन लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दुनिया को सुनाते हुए, दुनिया के चीजों को संज्ञान में लेते हुए, विचारण करते हुए, महामंथन करते हुए पहली डिग्री का रिफाइनमेंट इस टास्क फोर्स के माध्यम से होगा। फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने किताबें लिख के रखी हैं, ऐसे लोग भी इम्पैनल्ड होंगे और ये इम्पैनल्ड एक्सपर्ट्स 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे जिसमें हर कोई सम्मिलित होगा और इस लाइव चर्चा और महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे मॉडल्स में सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर पब्लिक 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेगी क्योंकि उसने 30 दिन तक लोगों को सुन लिया है, तो वो अपनी लेमैन भाषा में अपनी चिंताएं, अपनी शंकाएं, अपनी कुशंकाएं, कंसर्न बता पाएगी, सुझाव दे पाएगी। तो इस 45 दिन के महामंथन से जो चीजें निकल के आएंगी उससे इस मॉडल में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। चौथे चरण में देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, गांव के सरपंच सभी लाइव चर्चा में 15 दिन तक सम्मिलित होंगे और वो जनप्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि जनता 45 दिन तक अपनी बात कह चुकी है। लिहाजा वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपनी बात कहेंगे और इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और ये रिफाइंड मॉडल फिर पार्लियामेंट या विधानसभा में विचारण के लिए जाएगा और ये पार्लियामेंट के सेशन नहीं होंगे। पार्लियामेंट 365 डेज काम करेगी क्योंकि इतने सारे मुद्दों पे इतनी सारी चीजों का विचारण करना होगा। पार्लियामेंट कैन नॉट रन इन सेशंस। लिहाजा जो अब आप ये बताइए कि यदि हमारा कोई देश का प्रधानमंत्री दुष्ट भी निकल जाता है तो भी मैं आप कहना चाहूंगा कि किसी भी दुष्ट प्रधानमंत्री को गड़बड़ी करने की औकात और हिम्मत नहीं होगी। आपको मेरी बात कितनी प्रैक्टिकल लग रही है, उसमें आप क्या बाधाएं देख पा रहे हैं, यदि आप उस पर चर्चा करेंगे तो मुझे उसको सोचने का मौका मिलेगा, उसे जानने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो व्यक्ति मैंने अपनी बात कह दी है, अब आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं। जी नमस्कार जी।
मॉडल तो बहुत अच्छा प्यारा आपकी है। आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, यदि आप वॉल्यूम तेज कर सकें या थोड़ी सी तेज आवाज में बोल सकें। हाँ, आपके विचार नेक है, मॉडल भी अच्छा आपने बनाया है। पर अभी जो प्रचलन में है, जो सिस्टम प्रचलन में है, एक इसमें कि रहता है ना कि देखिए रजिस्ट टू चेंज, एक रजिस्ट टू चेंज का ह्यूमन बिहेवियर का है कि रजिस्ट टू चेंज का काफी रहता है कि जिसके मुंह में जैसे मान लीजिए हरामखोरी ऐसा जमाखोरी वगैरह लगी हुई है तो वो मतलब काफी इस तरीके का रहता है। तो इसमें तो आपने एक वो बनाया होगा ना भी कितने सालों में अपन ये अचीव करेंगे। ये चंद दिनों में संभव होगा यदि आप संकल्प ले पाएंगे। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनको यदि हम प्रति रविवार संकल्प दिला पाएंगे और यदि हम ये माने कि 10 लोग जो है संकल्प लेके इस चैन को आगे बढ़ाते हैं तो 10 into 9 becomes 100 करोड़। हम 9 दिन की अवधि में 100 करोड़ हो जाएंगे और पूरा तंत्र सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक अच्छे भारत के संकल्प वाला होगा। और वो अच्छे भारत के संकल्प वाला व्यक्ति भी 4 चरणों से गुजरना होगा। लिहाजा वेस्टेड इंटरेस्ट अपने आप में छन जाएंगे, उसको जो है छानने के लिए हमें अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करना पड़ेगी। प्रैक्टिकल उतना हो पाता ही क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस है ना, कैलकुलेशंस पे संकल्प मान लो मैंने ले लिया, परिवार में दिला दिया, फिर आगे से आगे संकल्प में फिर वो वापस संकल्प ले रखा है वो फिर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं एक तरीके से। पहले जो सिस्टम में बना हुआ है ना कि आज हर जगह हम सावधानी रखते हैं, बच्चों के लिए भी बच्चा बाहर जाता है तो घर में संस्कार होते हैं, बाहर जाता है तो वो कुछ ना कुछ असामाजिक तत्वों में कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी संगत हो जाती है। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं इसका एक रिवर्स एनालिसिस आपको समझाता हूं। 144 करोड़ के देश में हमने सिर्फ 100 करोड़ को ही जोड़ने का टारगेट बनाया है। इसका मतलब है कि 44 करोड़ व्यक्तियों को हमने किनारे रखा है। यदि ये मॉडल को हाइपोथेटिकली अपन मान लें कि इसी तरीके से चलता है तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जो जुड़ रहे हैं और 9 दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। लिहाजा 90 करोड़ लोगों को जुड़ना तो है, संकल्प तो लेना है, लेकिन यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते हैं तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। इसका मतलब है 90 करोड़ धन 44 करोड़, 144 करोड़ में से 134 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोग जो 8वें दिन जुड़ रहे हैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो बचपन से अब तक जुड़े रहे हैं उसके मात्र 9 लोगों को जोड़ना है, मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। तो यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है जिसमें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, आपकी प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था सब बदल जा रही है, आपकी जैविक संसार पुनर्स्थापित हो रहा है, आपकी जलवायु शुद्ध हो रही है, आपको सब कुछ ही मिल जा रहा है, आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जा रही है और आपके पोटेंशियल का जो रोजगार है वो मिल रहा है। इसके लिए क्या हम अपने परिवार के सिर्फ 9 करोड़ लोग, क्या अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को नहीं जोड़ सकते हैं? इसमें एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, इस मॉडल में जैसा है हम उसको उसी स्वरूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो यदि कोई दुष्ट है, दुर्जन है, अपराधी है, यदि किसी पार्टी का अंधभक्त है, यदि उसे किसी की दरियां बिछाने में आनंद आता है, यदि उसे कुर्सियां लगाने में आनंद आता है, यदि उसे नारे लगाने में आनंद आता है, भीड़ बनाने में आनंद आता है, तो वो व्यक्ति भी ग्राह्य है। हम उसके सोच में, उसके चिंतन में, उसके क्रियाकलाप में कोई भी परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। इस भाव में मुझे लगता है कि ये टारगेट बहुत आसान है और यदि ये 9 दिन में नहीं होगा तो 90 दिन में हो जाएगा।
90 दिन में नहीं होगा तो 180 दिन में हो जाएगा। लेकिन हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप काफी समय से इसमें लगे हुए हैं, अब तक तो आप 18,000 लोगों को ही जोड़ पाए। तो मैं इसका एक बहुत सरल सा जवाब देता हूं कि यदि कोई धावक, यदि 100 मीटर की रेस ही मान ली जाए और यदि धावक जो है सावधान की मुद्रा में स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा रहे तो कितने हजार वर्षों में वो 100 मीटर की रेस पूरी करेगा। मतलब यदि हम प्रयास ही भी नहीं कर रहे हैं, यदि हम स्वयं भी नहीं जुड़ रहे हैं, यदि हम अपनी पत्नी, बच्चे, रिलेटिव किसी को जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में यदि हम सोए रहेंगे तो ये कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन यदि बदले में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं और सिर्फ हम प्रयास ही कर लें, बस प्रयास का कोशिश कर लें, तो आज के डिजिटल जमाने में जहां चीजें वायरल होती हैं, यदि हमारा ही ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो ये एक दिन में भी संभव है। वन डे, एक दिन में 100 लोगों तक पहुंचा, उन सब लोगों ने जुड़ लिया, एक दिन में हम 100 करोड़ हो गए। हमारा जो है ना सरपंच होगा, हमारा ही मेयर होगा, हमारा ही जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, हमारे ही सभी मुख्यमंत्री होंगे, हमारे ही सभी राज्य मंत्री होंगे, हमारे ही सब जो है विधायक होंगे, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, जो अच्छे भारत के संकल्प से जुड़ा हुआ है। आज के दुष्ट नहीं होंगे जिन्हें जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के आधार पर जिन्हें चिन्हित किया गया है, ऐसे दुष्ट नहीं होंगे। हमारे आज के राजनेता और आज की राजनीतिक पार्टियां विनेबिलिटी के नाम पर उन्हें दुष्टों में, दुर्जनों में, अपराधियों में एक विनेबिलिटी दिखाई देती है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए बहुत छोटे छोटे से जो है वही एक जैसे ही उपाय करते हैं। ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इन दुष्टों को ये कहने में लज्जा नहीं आती है कि मैं अपनी पार्टी का अदनासा सिपाही हूं। इनकी छाती फटती है कहने में कि मैं 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि हूं, मैं उनके लिए लड़ूंगा। लिहाजा आज की दुर्व्यवस्था के लिए ये राजनेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से साठगांठ करके अपने भारतीयों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हैं। जिस व्यवस्था का मैं डीजी था वो 1860 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो हर भारतीय को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए कदम कदम कर उसको उत्पीड़ित करके हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई गई है, जिसकी जटिल प्रक्रिया इस भाव से बनाई गई है कि न्याय ना मिले, वो बर्बाद हो जाए, जिससे उसकी हिम्मत ना हो कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा होकर कुछ कह सके। मैं पुनः अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। आप लोगों की कोई परीक्षा हो, प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर, बहुत सुंदर। हम संकल्प लेंगे, हम रविवार को देते हैं ना? जी, रविवार को संकल्प लेना है, रोटेशन के आधार पर लेना है और एक ऐप के माध्यम से जुड़ना है जो पारदर्शी तरीके से ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। अभी हमारा एक ऐप ऑलरेडी निर्माणाधीन है, वो तो बहुत ही इफिशिएंट होगा, वो हर व्यक्ति के काम करने में मदद करेगा, उनका रोस्टर बनाने में मदद करेगा, और जो व्यक्ति रोटेशन के आधार पर बुलाएगा लोगों को अपने को, उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, जो व्यक्ति सम्मिलित होगा उसे 1 मार्क मिलेगा, और यही मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और जो एक उसकी रिफाइनमेंट प्रक्रिया है, यदि इस देश का प्रधानमंत्री दुष्ट भी बन जाएगा तो भी वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। मैं एक बात और अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब आपकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, यदि इमरजेंसी में कैसे काम करेगी ये? तो मैंने कहा इसका एक इमरजेंसी मॉड्यूल होगा, एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री को इमरजेंसी डिक्लेयर करना होगी, और इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही वो मॉड्यूल ऑपरेशनल हो जाएगा।
हर चीज रिकॉर्ड होगी। जैसे ही इमरजेंसी खर्च होगी, हर डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। यदि प्रधानमंत्री ने गलत निर्णय लिया है तो प्रधानमंत्री जेल जाएगा। आज हमारी व्यवस्था है कि हर कोई लाट साहब है, ना राजनेता अकाउंटेबल है, ना हम जैसे ब्यूरोक्रेट अकाउंटेबल हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों की औलाद हैं, अंग्रेजों के वंशज हैं। हम देश की जनता पर शासन करने आए हैं। हम अंदर बैठ के चाय पीते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। बाहर के आज आम व्यक्ति को ब्यूरोक्रेट से मिलना दुष्कर हो गया है। ब्यूरोक्रेट्स ना फोन पर आ रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं। ये इस देश के साथ शुद्ध दुष्टता है। हम लोग सीधी बात नहीं करते हैं। अब समय आ गया है कि हमें सीधी बात करना होगी। जी जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी बताइए। सर, ये आप अच्छा हुआ आपने इस विषय को बोल दिए। मुझे लग रहा था शायद आप उस विषय को भूल रहे हैं। ये क्या मतलब मैं एक अपने साथ की एक घटना बता रहा हूँ, फिर आप बताइएगा कि इन लोगों को मतलब कैसे ठीक किया जाएगा। मैं अभी इंडियन रेलवे में काम करता हूँ जी। तो क्या है कि जब मेरी जॉब लगी तो सर उस समय एक्चुअली में चल रहा था कोविड, मतलब कोविड चल रहा था, तो उस समय आने जाने का काफ़ी दिक्कत था। तो मेरे यहाँ से जो एसडीएम ऑफिस है वो तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर था जी। तो मुझे सर हुआ क्या कि इंडियन रेलवे में वो 3 लोगों से मतलब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना रहता है। एक अपना इंस्टीट्यूट, लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, एक गैजेटेड ऑफिसर और एक एसडीएम से। जी। तो सर मैं गया एसडीएम ऑफिस, बाकी की 2 जगह से तो मैं जैसे तैसे बनवा लिया। एसडीएम ऑफिस गया तो कम से कम मैं 7-8 दिन तक डेली जाता था और वहाँ एसडीएम ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़ा रहता था। वो एसडीएम सर आते भी थे, अंदर चले जाते थे, उनके आजू बाजू चमचे लोग रहते थे, वो मेरे को घुसने नहीं देते थे और वो खुद भी मेरे साइड नहीं देखते थे। ऐसा 8 दिन तक चलते रहा जी। 8 दिन तक चलते रहा। और जबकि मेरे पास एक टाइम बाउंड पीरियड था, मतलब एक बहुत कम समय था, और उस समय ये मेरी ज्वाइनिंग होना था दूसरे राज्य में, मतलब मैं मध्य प्रदेश का हूँ लेकिन होना था ज्वाइनिंग छत्तीसगढ़ में। तो क्या है कि वो बॉर्डर वगैरह पार करके जाना, उसका भी काफी एक मतलब बड़ा दिक्कत वाली वो एक बात रहती है। हाँ, कोरोना के समय में वो थोड़ी दिक्कत थी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सर ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, मतलब आप इसे अन्यथा न लें, आप भी उस सर्विस से कहीं ना कहीं निकल के आए हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स का जो इस टाइप का एक जनता के ऊपर एक मतलब जनता को पहली चीज तो आप मतलब ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जनता को शासित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए। ये आपका कहना है, वो आपके ऊपर शासन करने के लिए बने हैं, दुष्टता करने के लिए बने हुए हैं, आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। वो लॉर्ड हैं, अकाउंटेबल नहीं हैं। ये बात हमें समझना होगी। वो लॉर्ड हैं, कानून ऐसा ही बनाया है। हमारे लाला लाजपत राय को भरे बाजार में सड़क पर कूट कूट कर मार डाला गया। हमारे जो है जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे लोगों को गोली से भून दिया गया। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 1947 में 700 करोड़ रुपए दिए, जो कि इन आताताइयों ने शोषकों को ताउम्र पेंशन देके ससम्मान विदा किया गया। सवाल केवल पैसा देने का नहीं है, देश की जनता से यह तथ्य छिपाया गया। हमारे राजनेता दुष्ट हैं, हमारे राजनेता ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब समय आ गया है कि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके इन राजनीतिक पार्टियों को और इन राजनेताओं को नष्ट कर दें। यदि आप संकल्प लेंगे तो राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप जाके देखें। उसमें ढेर सारे वीडियोज हैं, मैंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप उन्हें पढ़ेंगे तो कहेंगे कि राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। अब आप जैसे हैं हम उसी रूप में आपको स्वीकार कर रहे हैं। आप दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अंधभक्त हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यदि आज आप दुष्ट हैं तो आज की परिस्थितियों ने आपको दुष्ट बनाया है। या तो उन्होंने आपको कॉर्नर किया है,
या आपको दुष्टता में अवसर दिखा है। कल जब आपको 5 मौलिक अधिकार होंगे तो आपको कोई दुष्टता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप प्रवृत्ति के कारण दुष्टता करेंगे तो बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संकलन संभव होगा जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने की औकात नहीं है। वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा, 15 दिन में चालान पेश होगा और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, अधिकतम 30 दिन में। तो मेरे ही एक साथी ने मुझसे पूछा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके 30 दिन में न्याय तो नहीं दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं? क्योंकि मैं तो कोर्ट में जाता हूं, मेरी आंखों के सामने कोर्ट का मुंशी सबसे जो है ना घूस खा रहा है। तो डीजीपी साहब आप मुझे बताइए, क्या आप न्यायालय के न्यायाधीश के जज के दिमाग में घुस जाएंगे? आप मुझे न्याय कैसे दिलाएंगे? तो मैंने जो उस व्यक्ति को जवाब दिया था उसको आपके साथ भी शेयर करता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम 3 उसमें उपाय करेंगे। पहला उपाय होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। नंबर 2, एक की जगह 2 अपील होंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी होगी अपील अगेंस्ट द जज। अपील अगेंस्ट द जो जजमेंट है वो आज की ही अपील है। अपील अगेंस्ट द जज एक नई अपील है। जब यदि आप अपील अगेंस्ट द जज को प्रेफर करेंगे तो आपको अपनी अपील में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या एविडेंस हैं और जो इस जज ने नजरअंदाज किए हैं। इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि यह अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब वो जज नहीं रहेंगे। तो हमें इनको महाअभियोग चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो जजमेंट देंगे उसकी रेटिंग उसी समय पे होती जाएगी। उसी रेटिंग के आधार पर ये जिला जज, उसी रेटिंग के आधार पर ये हाई कोर्ट जज, उसी रेटिंग के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। यदि ये अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो इन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा, कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपनी जेब से। अब मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने आप को जज की कुर्सी पर मान लीजिए। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप न्याय देंगे या न्याय नहीं देंगे। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर ये तो सबसे अच्छी बात, ये जो जज वाला जो आपने सिस्टम मतलब जो आपने विचार रखे हैं ये मुझे बहुत सही लगा। क्योंकि अभी जैसे कि ये अभी एक कोई अपने सुप्रीम कोर्ट के जो कोई जज रहे हैं, जैसे अभी काफ़ी मामला गरमा रहा था, उन्होंने उनके पास से काफ़ी केस पकड़ा है। तो ये मतलब वर्मा साहब, जस्टिस वर्मा साहब जी, तो आप ड्रामा देखना, ये इनका महाअभियोग नहीं होगा। अच्छा, ये सब नौटंकी करेंगे और उनको किसी न किसी पतले रास्ते से निकलने की जगह दे देंगे। वही होता है, यही होता है। तो वही सर क्या है कि एक जो आम जनता है वो उसकी स्थिति आजकल कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो गई। तो अपन ये नहीं चाहते, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपका ये जो विचार है ये इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें सिटीजन एम्पावरमेंट की बात है। मतलब भाई एक जो आम नागरिक है उसका भी तो कोई सम्मान और कोई वो होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल सकती है। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जो लोग आपके अपने हैं, चाहे वो आपकी बात सुने चाहे ना सुने, चाहे वो संकल्प ले ना ले, लेकिन आपको जो लोग भी पहुंच जाए उनका वीडियो बना के भेजना है जो कि क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होगा।
उसे देखकर, एक दूसरे को देखकर लोगों में उत्साह आएगा। अभी तक मुझे एक भी वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प शपथ लेते हुए। तो यदि आप अपना ही संकल्प लेते हुए वीडियो नहीं बना सकते हो तो क्या शुभ नाम है आपका? आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? इसी सड़ी गली व्यवस्था में आपको रोज अपमानित होना है, आपका सिर फटा हुआ होगा, पुलिस वाला आपको गाली देके भगा देगा, आप दफ्तर दफ्तर में घूमेंगे, उनकी विधिक जिम्मेवारी होने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करेंगे और उल्टा जो है ना नोटिस देकर आप पर भारी पड़ेंगे, आपके ऊपर दंड लगाएंगे, आपको जेल भेज देंगे। बताइए आज ग्राउंड में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी जी। कोई जो है लंबे चौड़े बिल दे रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पटवारी ठीक ढंग से नाप तोल नहीं कर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब तो ये स्थिति बन रही है कि प्रक्रिया का दुरुपयोग करके सुप्रीम कोर्ट से भी गलत जजमेंट करा लिए जा रहे हैं। मतलब एक समझ में नहीं आ रहा है कि देश चल कैसे रहा है। और हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति दुष्ट भी प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसकी औकात नहीं है कि वो गड़बड़ी कर दे। जैसा मैंने प्रक्रिया आपको समझाई है और आपने ये बात माना है कि इस प्रक्रिया में दुष्ट भी यदि प्रधानमंत्री की शपथ ले लेगा तो भी वो गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, वो इमरजेंसी घोषित करके भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। अब हम में तो इतनी अकल नहीं है, जब इमरजेंसी लगी थी तो हम इंदिरा गांधी के पीछे पड़ गए। अरे भाई साहब, इंदिरा गांधी ने गलत आदेश दिए होंगे, उसे पालन तो मैथिली शरण गुप्त जैसे ब्यूरोक्रेट ने किया है। यदि हम ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी ले आते, राजनेताओं की अकाउंटेबिलिटी का बिल लेके आ जाते, तो किसी भी दुष्ट में ना प्रशासनिक स्तर पर ना राजनीतिक स्तर पर गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं होती। आज वो शहंशाह है। ये जो भी राजनेता कहते हैं कि जनता राजा है, वो सब साले दुष्ट हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जिस जनता पर गुलामों के नियम थोपे हों, जिस जनता के ऊपर हम जैसे लाट साहब बैठे हों जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो जनता गुलाम है। जिसके वोट साड़ी बांटकर, दारू बांटकर, पैसे बांटकर, मुर्गे बांटकर, फ्रीबी बांट के खरीद जाते हो, ये गुलामों के वोट की खरीदी है। जो भी उनको राजा कह रहा है वो अपना उल्लू साध रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? जी ये तो सर आपका सर कांटेक्ट नंबर यदि हो सके तो चैट बॉक्स पे मेरे हर फीड में मेरा नंबर रहता है। 5 जो है उसमें लिंक रहती हैं। एक लिंक से आपको ऐप डाउनलोड करना है, दूसरी लिंक हमारी यूट्यूब चैनल की होती है, तीसरी जो है वो व्हाट्सएप चैनल की होती है, चौथी लिंक टेलीग्राम का जो एक मेन ग्रुप है क्राइम फ्री भारत का उसकी होती है, और 5वीं लिंक हमारी वेबसाइट की होती है। और उसके बाद मेरा नाम होता है और नीचे मोबाइल नंबर होता है, क्योंकि मैं जो बात कहता हूं वो ताल ठोक के कहता हूं। मैं इन नेताओं को और अपने ब्यूरोक्रेट्स को अंदर से और बाहर से जानता हूं। मुझे शर्म आती है जब हमारे ही साथी कहते हैं भैया अब तो मैं थक गया हूं, भैया मैं तो जो है ना गोल्फ खेलूंगा, मैं तो दारू पार्टी करूंगा। इतने साल का अनुभव यदि ये लोग जो कि सुरक्षित जीवन है, जिन्हें लंबी चौड़ी पेंशन मिल रही है, यदि ये देश हित में खड़े हो जाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त को ताकत मिल जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इनमें से किसी को इस तरीके की बात, इस तरीके के ग्रुप से जुड़ने का सोच चिंतन क्षमता नहीं है। उनके चरित्र में चरण सेवक बनना उनकी प्रवृत्ति में आ गया है। नेताओं के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती है। हम सब दुष्ट हो गए हैं, इन राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे उस दिन बदलाव होगा।
और अब ये चीज स्वीकार होने ही वाली है, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा गायत्री परिवार के जो रहे हैं गुरुजी, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जनवरी 2026 से सतयुगी धाराओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। यही बात बाबा जय गुरुदेव ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि मैं तब तक सूक्ष्म शरीर में मौजूद रहूंगा जब तक सतयुग नहीं आएगा, और ये कलयुगी इंटरवल है सतयुग का। तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये 1000 वर्ष का सतयुगी इंटरवल होगा। इसके बाद पुनः कलयुग अपने स्थान पर बची हुई यात्रा को पूर्ण करेगा। मतलब अभी जो सतयुग आ रहा है ये बिफोर टाइम आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक इंटरवेंशन ये सतयुग आएगा। तो हम और आप इस कॉस्मिक जो है ना प्रक्रिया में यदि अपनी भूमिका निभाएंगे तो ये परिवर्तन और आसानी से आ जाएगा। आप मेरी बात से कुछ सहमत हैं या मुझे हाजमोला देने की जरूरत है? काफी सहमत है, कुछ नहीं, काफी सहमत है आपकी बात से। तो मैं क्या आप लोगों से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप लोग जो है हर रविवार अच्छे भारत का संकल्प लेने की प्रक्रिया चालू करें। मैं अपना जो नंबर है ऑलरेडी दे दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। ऑलरेडी मेरी सभी फीड में वो अवेलेबल है। यदि आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम पर इसी नंबर पे यदि आप अपना वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाएगा, दूसरे लोग उसे देखकर प्रेरित होंगे। मेरा ये संकल्प और मेरी ये यात्रा बड़ी आसानी से पूर्ण हो सकेगी। यदि आप लोग और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपके जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं, अन्यथा मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। सर 2 क्वेश्चन थे सर जी। चूंकि आप मध्य प्रदेश में रहे हैं तो शायद मुझे लगता है, जहां तक हालांकि अब आप बहुत बड़ी पोस्ट में रहे हैं तो हो सकता है ग्राउंड लेवल का उतना आपको जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है होगी। जबलपुर शहर में सर, मेरा एक्चुअली में एजुकेशन जबलपुर में हुआ है जी। तो वहाँ पर धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो क्या ये पुलिस के संज्ञान में है या नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए, इसका स्पष्ट जवाब नहीं हो सकता है, लेकिन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है चूंकि वो आकाओं के हित के लिए हो रहा है, तो जिनको मालूम भी है वो आंख बंद करने में अपने हित को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सहभागिता है, लेकिन मूकदर्शिता तो निश्चित तौर पर है। नहीं, क्योंकि सर मेरे साथ एक्चुअली में हुआ, मतलब मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ किया कुछ लोगों ने, मोहम्मडन्स ने। इसीलिए मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब पुलिस को ये पता होता है कि इस प्रकार के नेटवर्क काम कर रहे हैं या नहीं पता होता है इस टाइप का? मतलब सब पता होता है, रिपोर्ट भी होती है, और इनका बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है। विदेशों से करोड़ों रुपए आ रहे हैं और वो इसी काम के लिए आ रहे हैं, जिसे आज लव जहाद कहा जा रहा है। एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है हमें मालूम होने के बावजूद भी हम सख्त कानून नहीं बनाते हैं। अंग्रेजों ने आपके साथ जो भी गड़बड़ किया कानून बना के किया। अरे हम अंग्रेजों से इतना ही सीख लेते कि साहब जिसके भी बनाना है जल्दी से कानून बनाओ, और जिन प्रवृत्तियों को हमें बंद करना है कानून बना के रोको उन्हें। प्रक्रिया को जो मैं बता रहा हूं कि अधिकतम 45 दिन में उसमें न्याय मिले, तो ये जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं वो जेल में सड़ने पहुंच जाएंगे, उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वही लोग इनके पालक हैं, वही लोग इनको चंदा देते हैं, वही लोगों को टिकट भी मिल जाता है, वो जीत कर जो है पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं और मंत्रिमंडल में सदस्य भी बन जाते हैं। ये इतना दुष्ट देश है कि इसमें कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन जैसे एक्ट को 3 बार पार्लियामेंट में पेश किया गया है। यदि वो घृणित कानून आप पढ़ लीजिए, उसमें अवेलेबल है नेट पर, यदि वो पास हो जाता तो आप सांस नहीं ले पाते इस देश में।
ये कैसा देश है जहां की मेजॉरिटी को गला दबाया जा रहा है, वो भी कानून बनाकर। आप बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट एक आर्बिट्री एक्ट है जिसका सेक्शन 4 जो है आपको न्यायालय से भीख मांगने की हक को भी छुड़ा ले रहा है। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 की एक आर्बिट्री डेट डालता है। 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी आतताइयों को आना था वो आ चुके थे, जितने भी आक्रमणकारियों को आना था वो आ चुके थे। उन्होंने जो नंगा नाच किया, जो मंदिरों को तोड़ा, उनकी जगह जो है ना एक बदसूरत ढांचा खड़ा कर दिया जिसकी संख्या 3000 से भी ऊपर है। हम कानून बना रहे हैं कि हमारी भारत माता के ये वैभवशाली मंदिर जो भारत माता के श्रृंगार कहे जा सकते हैं, उनको तोड़कर जो भारत माता के मुख को बदसूरत किया गया है, ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट, ये एक्ट है जो कह रहा है, रे भारतीयों, तेरी भारत माता गुलामों की मां है, वो इसी बदसूरती के साथ, इन्हीं जख्मों के साथ जिएगी। और हम इतने दुष्ट हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। वर्शिप प्लेसेस एक्ट एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसे न्यायालय में चैलेंज ना किया जा सके। इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। इस देश का दुर्भाग्य है कि 55 कानून संविधान के विपरीत बनाए गए और हम जैसे दुष्ट ब्यूरोक्रेट्स ने उसे जस्टिफाई करने के लिए कहा कि साहब ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन, इट बाउंड टू बी जो है ना नेगेटिव टू अदर्स। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विच कुड बी पॉजिटिव इन एब्सोल्यूट टर्म। लेकिन हम दुष्ट हैं। जिस दिन हम अपने आप को दुष्ट कहने लग जाएंगे, देश बदल जाएगा। और हम तो कह रहे हैं कि कुछ मत कहिए, दुर्जन बने रहिए, दुष्ट बने रहिए, अपराधी बने रहिए, अपने क्रियाकलापों को मत बदलिए, बट भगवान के लिए अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। मैं उस संकल्प को जो है फलीभूत कर दूंगा। और यदि आप संकल्प भी नहीं ले सकते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए। आपको और आपके बच्चों को इसी दुष्ट व्यवस्था में कदम कदम पर अपमानित होना चाहिए, उत्पीड़ित होना चाहिए। आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम किए जाएंगे, आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं कि यदि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझे उसका जवाब देने की मैं खुशी होगी। एक प्रश्न और है सर जी। कि अपने यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ सबसे एक बुरी चीज जो है, मतलब मुझे लगता है जो यदि सुधर जाए तो काफी हद तक सुधार की संभावना दिखती है मुझे, वो है यहाँ का बहुत घटिया एजुकेशन सिस्टम। इसमें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में टोटली एक मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल पर्सनैलिटी के लोग पैदा कर रहे हैं कि मतलब वो है कि जो एक गुलामी प्रवृत्ति के हो कि उनके अंदर एक बार एक टेंडेंसी डाल दी जाए, बस वो उसी को फॉलो करते रहे। दूसरी चीज अवेकनिंग और अवेयरनेस वाली तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज घोड़े गधे बैल हाथी सब एक ही उसमें रेस में दौड़ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने क्या सोचे, ये थोड़ा सा बताएं। शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। आपकी शिक्षा आपके पोटेंशियल के रियलाइज करने वाली होगी। शिक्षा अकेली शिक्षा नहीं होगी, इसके 4 अंग होंगे: संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग। जब ये इम्पार्ट कर दिया जाएगा तो 6 महीने का सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। भारत की शिक्षा प्रैक्टिकल होगी, भारत की शिक्षा वैदिक होगी, भारत की शिक्षा मॉडर्न गुरुकुल वाली होगी। भारत की शिक्षा का मुकाबला विश्व के किसी कोने में नहीं होगा। ये नालंदा जैसे इस संस्थान जो है हजारों की संख्या में
प्रकट होंगे और उन्हें राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, और इन राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं इस बारे में आपको कुछ दस्तावेज भेजना चाहूँगा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि पहले आप उनको पढ़ लें, अच्छी बारीकी से पढ़ लें, और उसमें जो आपको सुझाव देना है, जो आप उसमें खामियां देख पा रहे हैं, यदि आप उसे अवगत कराएंगे तो मुझे उन्हें और रिफाइन करने में मदद मिलेगी। मैं आपसे मदद व सुझाव की अपेक्षा करता हूं, आकांक्षा करता हूं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि अब आपकी इजाज़त हो तो मैं आप लोगों से विदा लूँ। जी 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 सर, धन्यवाद, आपने अपना समय दिए सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।